हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोध की एक सीरीज दी जा रही है जो हमारी 10th और 12th क्लास के लिए है। साथ में ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी है। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं 2023 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, वो भी किसका, 12th क्लास का। तो 2023 का केमिस्ट्री इसमें 12th क्लास का हम लोग पूरी वीडियो में कवर करेंगे। और जो इस बार का हमारा केमिस्ट्री है वो 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 28 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस वीडियो में हम पूरे 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे परीक्षा बोर्ड 2023 के। जो हमारा एमपी बोर्ड है उसमें 16 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, जिनमें से 6 चैप्टर ये हमारे हटा दिए गए हैं। तो बाकी के बचे हुए 10 चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनमें से ठोस अवस्था, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन है। जो ये पीडीएफ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पीडीएफ और बाकी के आपको आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको मिलेगी बलास्ट कोचिंग क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको करना क्या है, गूगल के ऊपर जाकर के लिखना बलास्ट कोचिंग क्लासेस। जैसे ही आप लिख करके सर्च करोगे तो जो पहली लिंक होगी उसको आपको ओपन कर लेना है, तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें सबसे नीचे आना है फुटर में, तो आपको 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट, 10th, 11th और 12th क्लास के ऐसे सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। 12th क्लास का अगर आप देखोगे तो 12वीं रसायन विज्ञान अगर आप ओपन करते हो तो ये हिंदी मीडियम का है, और यहाँ पे 12th अगर आप केमिस्ट्री ओपन करते हो तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का है। जो भी डाटा आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पे आकर के कलेक्ट कर लोगे। साथ ही साथ ये पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी देंगे, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे अगर हम लोग चलें तो हमारा YouTube चैनल है जिसके ऊपर 11.2 के सब्सक्राइबर हैं, और ये वीडियो आप वहीं देख रहे हो, तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि और ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो और हम और ऐसी वीडियो आपको देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती रहें। आप जब हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में के ऊपर जाकर के देखोगे तो 12th क्लास की हमने क्वेश्चन बैंक की सीरीज दे करके रखी है, 12th क्लास परीक्षा बोध की सीरीज दे करके रखी है, और 12th क्लास आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज भी दे करके रखी है। तो इन तीनों को आपको जरूर देख लेना, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके बिहाफ में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे पहले चैप्टर के ऊपर। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हटा दिया गया है, पर सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। इसने चैप्टरों को हटा करके सीरियल वाइज लिया हुआ है, तो 1 से 10 तक जाएंगे। तो पहला जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। विलय की मोललता सांद्रता वाले विलयन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा यदि विलायक, तो विलायक हमारा कैसा होगा, बेंजीन है। तो नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा सेकंड, समान परासरण दाब वाले विलयन कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इनको हम लोग समपरासरी कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में तीसरा, MnOH के 10 ml को उदासीन करने के लिए ImH2SO4 के कितना ml की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का, तो ये हो जाएगा 5 ml के लिए। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राउल का नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता। तो इसमें से कौन सा नहीं दर्शाता, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। पांचवा हमारा H2SO4 के एक घोल जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 हो तो 2 लीटर जल में घुला है कि मोललता है। तो इसकी मोललता हमारी क्या होगी, 0.05 m। छठवां है हमारा, साधारण नमक को जल में घोलने पर, तो जैसे हम साधारण नमक को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, जल का क्वथनांक और गलनांक दोनों बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सातवां, जब रक्त कोशिकाएं का 1 से अधिक परासरण वाले विलयन में रखी जाती हैं तो क्या होता, तो फिर ऐसा करने पर वे सिकुड़ जाती हैं। आठवां, सभी आदर्श विलयन बनाते हैं केवल एक नहीं, तो फिर इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, तो C2H5I व C2H5OH ये हमारा आदर्श विलयन नहीं बनाते। उसके बाद में अगला हमारा 9th, राउल्ट के नियम अनुसार एक अवाष्पशील विलय के विलयन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन बराबर है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, विलय के मूल प्रभाज्य के। उसके बाद में 10वां हमारा, परासरण दाब P, आयतन V व ताप T के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से हमारा कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, V के होता है, क्योंकि सत्य क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो इसका C क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा 11वां, किसका क्वथनांक 1 atm दाब पर अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 m BaCl2। दूसरा हमारा, अर्ध परागम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है, तो ये रासायनिक रूप से क्या है, कॉपर और फेरोसाइनाइड। 13वां हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। तो इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा परासरण दाब। उसके बाद में अगला हमारा 14वां क्वेश्चन, एक विद्युत अपघट्य का प्रायोगिक अणु भार सदैव एक ही इसके परिकलित मान से कम होता है क्योंकि वॉन्ट हाफ गुणांक का मान होता है।
तो इसका मान क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होता है। 15 है मोललता विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला रहता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1000 ग्राम विलायक में। अगला है हमारा 16वां, यदि विलयन का क्वथनांक T1 तथा विलायक का क्वथनांक T2 है तो क्वथनांक में उन्नयन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारा T1 माइनस T2। नेक्स्ट है हमारा 17वां अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पराश्रण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है। 18वां हमारा 1 विलयन की ग्राम मोललता है, तो 1 विलयन की ग्राम मोललता क्या है, प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या। उसके बाद में अगला है हमारा 19, तो 19 से एक आदर्श विलयन वह है जो, तो कौन सा है, जो राउल्ट नियम का पालन करता है। अगला है हमारा 20, समान मोलरता वाले BaCl2 NaCl तथा ग्लूकोज विलयनों के पराश्रण दाब का क्रम होगा, तो इसका क्रम क्या होगा, तो हो जाएगा BaCl2 ग्रेटर देन NaCl और ग्रेटर देन ग्लूकोज। 21 से किसी विलेय के उसके विलयन में 20 मोल है तथा मोलों की पूर्ण संख्या 80 है, विलेय का मोल प्रभाज्य होगा, तो विलेय का मोल प्रभाज्य कितना होगा, 0.25 होगा। उसके बाद में 22वां है हमारा, 1 विलयन में जल का मोल तथा एथेनॉल के मोल हैं, इसके जल एवं एथेनॉल का 1 मोल प्रभाज्य होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0.2 जल होगा और 0.8 एथेनॉल होगा। अगला इसके बाद में हमारा 23, किसी घोल के अणुसंख्यक गुण का आधारित है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, विलेय के कणों की संख्या पर। 24 है शुद्ध जल की मोलरता है, तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी है, 55.6। 25 से निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, बाष्प दाब व अवनमन। नेक्स्ट हमारा 26, पराश्रण दाब ज्ञात करने का सूत्र है, तो पराश्रण का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू nRT/V। 27 है हमारा, अणुसंख्यक के गुण के प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 28, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता, तो इनमें से कौन सा नहीं दर्शाता, बेंजीन CCl4। अगला हमारा 29, 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में उपस्थित है, तो यूरिया का मोल प्रभाज्य होगा, तो इसका मोल प्रभाज्य क्या होगा, 1/101। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे इसके, मतलब MCQ थे, इनको आपको बार बार सुनना है ताकि ये सारे आपको याद हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विलयन में विलेय की सामान्य स्थिति दर्शाने वाले वॉन हॉफ गुणांक का मान 1 से होता है, तो 1 से क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा हमारा, बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का व्यंजक है, तो इसका क्या है, PA0 माइनस PA/PA0, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा थर्ड, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, मोललता। चौथा है, द्रव मिश्रण जो बिना संघटक परिवर्तन किए हुए उबलता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक द्रव मिश्रण कहते हैं। पांचवा है, अर्ध परागम में झिल्ली से केवल के अणु पार हो सकते हैं, तो किसके हो सकते हैं, केवल विलायक के अणु पार हो सकते हैं। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि ऊंचे स्थलों पर वायुमंडलीय दाब हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सातवां, जल की मोललता होती है, तो कितनी होती है, 55.6 मीटर। नेक्स्ट हमारा आठवां, सोडा वाटर विलयन है, तो ये कैसा है, गैसों का द्रव में। 9th है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है, तो इसको हम कहते हैं मोलरता। 10वां हमारा, H2 + C2H5OH का 95.4% अनादर्श विलयन विचलन दर्शाते हैं, तो ये क्या दर्शाते हैं, धनात्मक। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो अगला है हमारा उचित संबंध जोड़िए, तो इसमें हमें मैच द कॉलम बनाना है, और पहला है हमारा इसका मोलरता, तो मोलरता हमारा जाकर के मिलेगा किसको, विलेय के मोलों की संख्या को। दूसरा है मोललता, तो मोललता का क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या kg में विलायक का द्रव्यमान। तीसरा हमारा नॉर्मलता, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का लीटर में आयतन। चौथा है गैस का द्रव्यमान में विलयन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सोडा वाटर। पांचवा ठोस का गैसों में विलय, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, धुआं। छठवां है समपराश्रयी विलयन में, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, समान मोलर सांद्रण। सातवां है मोललता, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम। आठवां है मोलरता, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, मोल DM क्यूब, यहाँ पे DM हमारा डेसीमीटर क्यूब है। उसका बाद में नेक्स्ट है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला है हमारा,
नॉर्मलता व्यक्त करने का सूत्र है। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटे में विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा विलेय का आयतन ml में। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, मोललता का मात्रक क्या होता है। तो मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। तीसरा है वाष्प दाब को अपेक्षित अवनमन तथा विलेय का द्रव्यमान में संबंध वाले बताने वाला सूत्र है। तो ये क्या होगा, PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 बराबर WB अपॉन में MB मल्टीप्लाई MA अपॉन में WA। उसके बाद में चौथा है किसी भी तनु विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, उसको हम लोग अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। पांचवा राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट का नियम हमारा क्या है, निश्चित ताप या किसी अबाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए वाष्प दाब में अपेक्षित द्रव्यमान विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। उसके बाद में छठवां हमारा धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो ये क्या हमारा CH3COCH3 प्लस C6H6। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या है CHCl3 प्लस CH3COCH। उसके बाद में अगला आठवां एंटी फ्रिज यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका कौन सा, एथिलीन। 9 है प्रदूषण व्यक्त करने वाली इकाई लिखिए। तो क्या क्या है, ppm। 10वां है इसके बाद में हमारा न्यूनतम क्वथनांक स्तर क्वथाई विलयन का एक उदाहरण लिखिए। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा 96.4 C2H5OH प्लस 4.5 H2O। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे इसके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो वो आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। तो इसके भी हम लोग सबसे पहले वन वर्ड वाले देख लेते हैं। पहला है सही विकल्प चुनिए और इसमें पहला ही है यदि विशिष्ट चालकता K और R प्रतिरोध हो, L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हो तथा A इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो Cm बराबर मोल पर लीटर और C इक्विवेलेंट बराबर G इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो किसी विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा RA अपॉन में L। उसके बाद में दूसरा है K बराबर है। तो K बराबर हमारा क्या होता है, तो K बराबर होता है 1 अपॉन में R और L A या फिर L अपॉन में RA। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा मोलर चालकता बराबर है। तो मोलर चालकता किसके बराबर है, तो ये 1000 K अपॉन में Cm के। चौथा है उसके बाद में सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक हमारा क्या है, B मतलब सेल स्थिरांक B हो जाएगा इसका L अपॉन में A। पांचवा हमारा 1 विद्युत अपघट्ट V प्लस बराबर V माइनस बराबर V जैसे NaCl के लिए है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो जब हमारा डेल M इक्वल टू होगा डेल इक्विवेलेंट, यानी इसका हमारा क्या हो जाएगा, मोलर चालकता किसके बराबर हो जाएगी, तुल्यांकी चालकता के। छठवां इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। तो इसमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, NaCl सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में ये भी होता है, पर जैसे NaCl को हम सॉलिड में यानी नमक को रखते हैं सॉलिड में, तो ये विद्युत का सुचालक नहीं है। अगला है हमारा सातवां विद्युत के प्रतिरोध को निम्नलिखित में से किसके गुणा करने पर सेल स्थिरांक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, विशिष्ट चालकता का। आठवां एक विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा में वृद्धि। अगला है हमारा 9th यदि किसी विलयन में विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता समान है तो इसका सेल स्थिरांक होगा। तो इसका सेल स्थिरांक क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां सेल स्थिरांक की इकाई है। तो सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। 11वां विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, तो यह है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां यदि किसी विलयन की सांद्रता Cg इक्विवेलेंस अपॉन में आयन तथा विशिष्ट प्रतिरोध A हो तो तुल्यांकी चालकता हमारी कितनी होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1000 A अपॉन में C। 13वां है लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, गैल्वनीकरण कहलाता है। उसके बाद में है 14 लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये दोनों का वेग लगभग बराबर होता है। 15 शुष्क सेलों में द्विध्रुव का कार्य करता है। तो द्विध्रुव का कार्य कौन करता है, इसमें MnO2। उसके बाद में अगला है हमारा 16वां अपचयन को कहते हैं। तो अपचयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। 17वां है जब डेनियल सेल में Zn तथा Cu इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मार्ग क्या होता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, सेल के बाहर Zn से Cu की ओर होता है। अगला है हमारा 18वां, एक सेल जिसमें Zn इलेक्ट्रोड तथा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NH हो, इसमें Zn इलेक्ट्रोड किसकी भांति कार्य करते हैं, तो इसमें ये किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति। 19 से यदि अर्ध सेलों के बीच के लवण सेतु हटा दिए जाएं तो वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, घटकर 0 हो जाता है। अगला है हमारा 20वां, जब लेड स्टोरेज बैटरी की विसर्जित किया जाता है तो फिर हमारा क्या हो जाता है, तो फिर H2SO4 का व्यय होता है। अगला हमारा 21, लोहे में जंग लगने की क्रिया है, तो लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है, संक्षारण अभिक्रिया है। 22 से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा, तो इसके कितना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0 होगा। इसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला है एसिटिक अम्ल एक विद्युत अपघट्य है, तो एक ऐसा है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दूसरा, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की चालकता जाती है, तो ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये इंक्रीज हो जाती है। तीसरा है तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौथा है आयन का आकार बड़ा होने से घट जाती है, तो आयन का आकार जितना बड़ा होगा चालकता उतनी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, चालकता। पांचवा प्रतिरोधकता की इकाई है, तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। छठवां, प्राथमिक सेल को पुनः नहीं किया जा सकता, तो प्राथमिक सेल को पुनः क्या नहीं किया जा सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता या आवेशित नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा 7वां, तो 7वां वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है उसे सेल कहते हैं, तो उसको हम लोग, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। फिर उसके बाद में 8वां है विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उत्पन्न करती है कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। 9th है धात्विक चालन में गुण अपरिवर्तित रहते हैं, तो इसका क्या आएगा, रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। 10वां हमारा प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है, तो क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। 11वां किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता कहलाती है, तो विशिष्ट चालकता कहलाती है। 12वां एक फैराडे विद्युत का मान कूलाम होता है, तो कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। 13वां है हमारा लोहे पर जंग लगना एक का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये संचारण क्रिया का उदाहरण। 14वां है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव माना गया है, तो कितना माना गया है, 0.0 वोल्ट। 15 है लोहे पर जंग लगना का उदाहरण है, तो किसका, विद्युत रसायन सेल का उदाहरण है। उसके बाद में दूसरा उचित संबंध जोड़िए, तो इसमें पहला हमारा दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनी बनी रहती है, तो ये कब बनी रहती है, जब लवण सेतु बनाते हैं तब। दूसरा, जिस इलेक्ट्रोडों की इलेक्ट्रोड त्यागने की प्रवृत्ति H2 से कम है उस अर्ध सेल का E0 का मान होगा, तो ये कितना होता है, इसका धनात्मक होता है। दूसरा हमारा सेल Zn से Zn2+ और Cu2+ से Cu में Zn इलेक्ट्रोड होता है, तो Zn इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इसमें ऋणात्मक होता है। चौथा हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, 0 वोल्ट का होता है। 5वां किसी चालक में 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। दूसरा इसमें मैच द कॉलम है विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता की हमारी यूनिट क्या होगी, ये हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तुल्यांक की चालकता की क्या हो गई, तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स का स्क्वायर और ग्राम, फिर मोलर इक्विवेलेंस। फिर तीसरा विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। सेल स्थिरांक, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। संचारण, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, विद्युत रासायनिक घटना। चौथा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के कौन कौन से हैं, जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया और NaCl हो गया। उसके बाद में दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण दीजिए, तो दुर्बल का क्या हो जाएगा, CH3COOH और H2CO3 ऐसे। तीसरा हमारा विद्युत अपघटनी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालकता बढ़ जाती है। चौथा कोलरास नियम का सूत्र क्या है, तो कोलरास का क्या होता है, डेल एम बराबर न्यू प्लस लैम्डा प्लस और प्लस का लैम्डा माइनस और न्यू माइनस, मतलब ये हो जाएगा हमारा कोलरास का नियम। पांचवा हमारा, उसके बाद में तुल्यांकी चालकता का सूत्र लिखिए। तो तुल्यांकी चालकता जो हमारी होती है उसका सूत्र क्या है, डेल इक्विवेलेंस इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई V1 अपॉन में C इक्विवेलेंस, और इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम और इक्विवेलेंस। छठवां हमारा आणविक चालकता का सूत्र क्या है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आणविक चालकता का डेल एम और बराबर 1000 V1 अपॉन में CM ओम इनवर्स CM स्क्वायर और मोल इनवर्स।
उसके बाद में अगला है हमारा 7वां, एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्या कहते हैं? तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। 8वां, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर जिसके कारण सेल में विद्युत धारा बहती है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। 9वां है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड एवं उसके आयनों के मध्य संपन्न हुए रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण उत्पन्न हुआ विभव क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। 10वां, विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। 11वां हमारा, सेल स्थिरांक का सूत्र लिखिए। तो सेल स्थिरांक का सूत्र हमारा क्या होता है? तो ये सेल स्थिरांक बराबर होता है L/A। 12वां, पुनः आवेशित करने योग्य सेल कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? द्वितीय सेल कहलाते हैं। 13वां, तुल्यांक की चालकता की इकाई बताइए। तो ये क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस इनवर्स। 14, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये होता है Fe2O3.XH2O। उसके बाद में 15, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा log Kc बराबर mF0 सेल अपॉन में 0.0591। उसके बाद में अगला है हमारा 16वां, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण एवं उपचयन एक साथ होते हैं? तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद वाले 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें 3rd चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है रासायनिक बल गति यानी केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 तथा 3 के मध्य स्थित होता है। दूसरा हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T12 का मान होता है। तो T12 का मान क्या होता है? 0.693/K। तीसरा, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है। तो 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा, तो इसमें कितना समय लगेगा? 24 मिनट। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, इच्छु शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अभिक्रिया C12H22O11 प्लस H2O इट गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी इच्छु शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटने के अनुसार प्रतिलोमन होना एक उदाहरण है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है? तो ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का। दूसरा हमारा, अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि K बराबर 5.5 गुणा 10 की पावर -14 पर सेकंड हो। तो फिर इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1.26 × 10⁻13 सेकंड। छठवां हमारा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ताप पर निर्भर करता है। सातवां हमारा, ए तथा बी से सी प्राप्त करने की अभिक्रिया में ए में प्रथम कोटि गतिज तथा बी में द्वितीय कोटिज प्रदर्शित करती है। दर समीकरण लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? दर बराबर क्या होगा? के ए और बी की पावर 2। आठवां हमारा, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर। 9th हमारा, अर्नियस समीकरण है। तो इसमें से अर्नियस इक्वेशन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा K बराबर A e की पावर -डेल A अपॉन में RT। 10वां, प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो इसकी इकाई क्या होती है हमारी? सेकंड इनवर्स। 11वां, शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो इसमें क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। 12वां हमारा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो किसके साथ बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप। 13वां है, कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो क्रिया कारकों की सांद्रता। 14 हमारा, अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? हमारा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। 15 हमारा, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? तो ये गुल्डन्सबर्ग तथा बगे ने किया। उसके बाद में 16 अभिक्रिया की दर का मात्रक है। तो इसका क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। उसके बाद में आगे चलते तो नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक स्पीसीज के सांद्रण पर निर्भर नहीं है तो उस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो उसकी क्या होगी? शून्य अभिक्रिया की कोटि होगी। उसके बाद में दूसरा हमारा, किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयुकाल 140 दिन है। आरंभ में 1 ग्राम तत्व लेने पर 560 दिनों के बाद ग्राम बच जाएगा। तो ये कितना ग्राम बच जाएगा? तो 1/16 ग्राम बच जाएगा। तीसरा, तीव्र अभिक्रियाएं सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 10⁻⁻ सेकंड से भी
10⁻⁹ सेकंड से भी कम में हो जाती। चौथा, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई होती है, तो क्या होती है? मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। पांचवा हमारा अभिकारकों की न्यूनतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। अगला हमारा छठवां, वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं कहलाती हैं, तो इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सातवां, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? आणविकता। आठवां, किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में मंद गति से चलने वाला पद कहलाता है, तो ये दर निर्धारक पद कहलाता है। नाइन्थ, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के होती है, तो ये क्या होती है? समानुपाती होती है। उसके बाद में अगला है उचित संबंध जोड़िए, और पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो ये हमारा किसको मैच करेगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा ΔX/ΔT इक्वल टू KA0। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इसका दूसरा, तो सेकंड है, इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं। सेकंड है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर नियम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा K बराबर 2.303/T log A/A-x। दूसरा अरणीय समीकरण, तीसरा अरणीय समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा? K बराबर Ae⁻⁻ चौथा हमारा अभिकारक की न्यूनतम और उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। पांचवा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती। छठवां हमारा दर समीकरण में उपस्थित पद -ΔX/ΔT दर्शाता है, तो ये किसको दर्शाता है? तो ये अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी को दर्शाता है। सातवां हमारा देली ऊर्जा, तो ये क्या है? किसी अभिक्रिया की संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा चैप्टर, जो है हमारा डी एवं एफ ब्लॉक। तो इसमें हमारा पहला है डी और एफ ब्लॉक में सही विकल्प चुन करके लिखिए। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो इसका हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो ये हो जाएगा हमारा n-1 d की पावर या n-1 d 1 से 10 और ns2। दूसरा लेंथेनाइट संकुचन का कारण है, तो इसका कारण क्या है? F कक्षकों का नग्न परीक्षण प्रभाव। उसके बाद में तीसरा है हमारा क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण निम्न की निश्चितता के लिए किया जाता है, ठीक, इसके लिए किया जाता है? Cl नेगेटिव के लिए। चौथा मोहर लवण का सूत्र है, तो मोहर लवण का सूत्र क्या है? FeSO4.NH4 का होल 2 और SO4.6H2। पांचवा हमारा क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4s1 3d5। नेक्स्ट हमारा छठवां क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 158.00। सातवां कौन सी लेंथेनाइट सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, तो कौन सी की जाती है? तो इसका आंसर आएगा सीरियम। अगला हमारा गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या हो जाएगा? Xe4f7 5d1 6s2। नाइन्थ हमारा 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? Mn के। अगला है 10वां फेरिक मापन के स्थायित्व का कारण है, तो इसका स्थायित्व का कारण क्या है? अर्धपूर्ण डी कक्षक। 11वां है Fe+2 आयन के आयुग्मित E- की संख्या है, तो इसकी क्या है? B यानी 4। उसके बाद में अगला है हमारा मैग्नीशियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो इसका हो जाएगा KMnO4। 13वां है Zr तथा HF की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं लगभग एक समान होने का कारण है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका लेंथेनाइट संकुचन। 14 हमारा संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का कारण है, तो इसका क्या कारण है? तो ये डी कक्षक के अयुग्मक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला हमारा FeCONi धातु को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फेरस धातुएं कहते हैं। दूसरा हमारा परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार क्रमशः जाता है, तो ये क्या जाता है? घटता जाता है। तीसरा निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संकरण धातु प्रकृति के होते हैं, तो कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चौथा Zn केवल ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो कितनी करता है? 2+ या +2। पांचवा हमारा F ब्लॉक तत्व कहलाता है, तो ये अंतर संक्रमण तत्व कहलाता है। छठवां हमारा संक्रमण तत्व और उनके यौगिक का कार्य करते हैं, तो ये किसका करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सातवां अंतर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कितना? n-2 F12 14 और n-1 D12
और NH2। आठवां हमारा डी ब्लॉक तत्वों को भी कहा जाता है, तो इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। नाइन्थ है प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड कहलाते हैं। उसके बाद में अगला है उचित संबंध जोड़िए, जिसमें पहला है हमारा सिक्का धातु, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। दूसरा हमारा अधिक अचुंबकीय है, तो इनमें से अधिक अचुंबकीय कौन सा है? Mg+2+। प्लेटिनियम, तो प्लेटिनियम का हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा IR। उसके बाद में अगला हमारा दुर्लभ मृदा तत्व है, तो इसमें से कौन सा? हमारा F ब्लॉक के तत्व। रंगीन एवं प्रतिचुंबकीय है, तो ये हमारा कौन सा है? Zn+2। और पांचवा तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त की जाने वाली धातु है, तो ये हमारा कौन सा है? तो इसमें निकेल Ni। नेक्स्ट है सभी रेडियोधर्मी है, तो इसमें से रेडियोधर्मी सभी रेडियोधर्मी क्या है? एक्टिनाइड्स हैं। और आठवां है वर्ग समतलीय, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? XeF4। अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और पहला है Cu+ तथा Cu2+ में कौन सा आयनीय रंगीन है? तो इसमें से कौन सा है? Cu+ आयनीय रंगीन है। दूसरा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कौन सी श्रेणी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो कौन सी दर्शाती है? एक्टिनाइड्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, लैंथेनाइड की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो कौन सी होती है? +3। चौथा है Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो कितनी होती है? इसमें 5 होती है। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा डी ब्लॉक के तत्वों में Zn+ परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि पूरित डी कक्ष होता है। छठवां है Cu की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसकी क्या है? +2। सातवां है F ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा जाता है? तो कितने में बांटा जाता है? 2 में। आठवां हमारा लूनर कॉस्टिक किससे कहते हैं? तो ये हम लोग किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 को। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th, डी ब्लॉक के तत्वों में Zn परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है, क्यों? तो ये क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि डी कक्षक के पूर्ण भरे होने की वजह से। 10वां है HgCl2 तथा Ci का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं। 11वां संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, क्यों? क्योंकि डी संक्रमण के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां चैप्टर, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5, उपसहसंयोजी यौगिक। तो इसमें पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है जिसे लवण का सही सूत्र है, तो जी से लवण का सही सूत्र इनमें से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा K+PtCl3C2H4। दूसरा है निम्नलिखित के बनने के कारण AgCl जलीय अमोनिया में विलेय है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफेद अवक्षेप देगा? तो इनमें से कौन सा देगा? तो PtNH3 का होल 4Cl2। नेक्स्ट है चौथा हमारा Fe4FeCN का होल 6 का 3 का नामकरण है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा आयन 3 हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। पांचवा हमारा निम्नलिखित में से कौन से संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो ये आ जाएगा CrCO6। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां DsP2 संकरण का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? NiCN4 की होल पावर -3। ये होल पावर नहीं, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा सातवां, निम्नलिखित में से किस संकुल का एंटी कैंसर एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किसके रूप में किया जाता है? तो ये आएगा CIS-PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। आठवां हमारा FeCO का होल 3 संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? शून्य है। 9th हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? तो यह है हमारा कार्बन धात्विक यौगिक। 10वां संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर क्या आएगा? बर्नर ने किया। 11वां मुहर लवण है, तो मुहर लवण क्या है? तो द्विक लवण है। 12वां हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सूत्र है, तो इसका सूत्र हमारा क्या है? Na2FeCN5NO। 13वां हमारा कौन सा कार्बन धात्विक यौगिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? C2H5ONa। 14वां हमारा जिंजर नाटा उत्प्रेरक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? PH3P3RHCl। 15वां है NiCO4 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम क्या है? टेट्रा कार्बोनिक निकल 0। नेक्स्ट है 16वां K4FeCN होल 6 में आयन के ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो इसमें आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 2 होगी।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला है ClSPT_NH3 Cl2 संकुल का एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है? एंटी कैंसर। दूसरा हमारा हीमोग्लोबिन आयन का यौगिक है, तो ये किसका है? शंकर का। नेक्स्ट डाइएथिल जिंक का यौगिक है, तो ये क्या है? कार्बन धात्विक। चौथा है हमारा NiCO4 संकुल में Na का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो कितनी है? 0। पांचवा हमारा K4FeCN6 का सही IUPAC नाम है, तो इसका सही IUPAC नाम क्या है? तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो 6 है हमारा COEDTA में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये कितनी है? +3। सातवां है CLS डाइब्रोमाइड क्लोरो ट्राई एक्टोक्रोमियम का संरचना सूत्र है, तो इसका क्या है? CrH2O3 ClBr2। 8th है हमारा फ्रेस्फोटिन रोधी कार्बन धात्विक यौगिक का सूत्र है, तो इसका क्या है? C2H5 4Pb। 9th है COF6 की पावर 3- यानी इसका चार्ज 3-1 चक्रण संकुल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? उच्च चक्रण संकुल है। 10वां EDTA लिगेंड है, तो ये कैसा है? षटदंतुर लिगेंड है। 11वां षटदंतुर लिगेंड का उदाहरण है, तो ये तो ऊपर ही हो गया EDTA। 12वां CONH3 Cl2Cl संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या है, तो ये कितनी है? 2 है। तीसरा उचित संबंध जोड़िए, तो पहला है हमारा दंतुर लिगेंड का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है? C2O- का होल्डवाइस। उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड हमारा क्या है? तो ये है CO। तीसरा CONH3 Cl2 Cl में CO की उप संयोजकता कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी? हमारी 6 है। चौथा है उभयदंती लिगेंड है, तो उभयदंती लिगेंड क्या है? तो ये हो जाएगा -NO2 और SCN। पांचवा हमारा CONH3 Cl में प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की संख्या है, तो ये कितनी है? प्राथमिक की हमारी कितनी हो जाएगी? 3 और द्वितीयक की हो जाएगी 6। सातवां CONH3 Cl3 में प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की संख्या है, तो इसमें प्राथमिक की हो जाएगी हमारी कितनी? इसमें 3 और द्वितीयक की हो जाएगी 6, और इसका हमारा हो जाएगा 2 और 6। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये हमारा क्या है? कार्बनिक धात्विक यौगिक है। 8वां EDTA है, तो EDTA हमारा क्या है? एक लिगेंड है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा CONH3 BrSO4 तथा CONH3 SO4 Br में किस प्रकार की साम्यावस्था पाई जाती है? तो ये कौन सी है? आयनन साम्यावस्था। दूसरा है उस कार्बन धात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में स्फुटिन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, तो क्या है? टेट्राएथिलेट। तीसरा है कैल्शियम के EDTA के साथ बने संकुलों का उपयोग किस धातु के विषैलेपन को दूर करने में किया जाता है, तो कौन सा? लेड। चौथा है डाइबेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है? तो ये सैंडविच टाइप की। पांचवा NiCO4 में किस प्रकार का संकरण होता है? तो sp3। छठवां हमारा CrH2O SCN की चार्ज 2+ और CrH2O NCS5 का चार्ज 2+ में कौन सी साम्यावस्था प्रदर्शित करती है? तो बंध साम्यावस्था प्रदर्शित करती है। उसके बाद में चलते हैं अगले चैप्टर पे, और अगला है हमारा छठवां, तो छठवां हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिंग्स, और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए, और निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ पीला अवक्षेपण देता है? तो इसमें से हमारा कौन सा देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C Ki। दूसरा है इसके बाद में हमारा एथिल ब्रोमाइड की लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया करने पर बनता है, तो ये क्या बनता है? तो ये हमारा बन जाएगा टेट्राएथिल। तीसरा है हमारा अभिक्रिया CH3Br+ OH नेगेटिव CH3OH+ Br है, तो ये हमारा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। चौथा हमारा जब एसिटिलीन HCl के साथ योग करता है तो बनने वाला उत्पादक है, तो इसमें क्या बनता है हमारा? CH3CHCl2। नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा एरल हैलाइड में हेलोजन परमाणुओं से जुड़ा कार्बन होता है, तो ये हमारा कौन सा होता है? sp2 संक्रमित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो छठवां है SN1 प्रक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा?
तो इसका आ जाएगा कार्बन धनायन होता है। सातवां है हमारा क्लोरोबेंजीन SN2 क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है, तो ये क्या बनाता है, तो इसके साथ में DDT बनाता है। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां CH3OH प्लस OH माइनस, ये हमारा देता है CH3.OH प्लस Br नेगेटिव है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, ये कैसा है, तो ये एक हमारा क्या SN2 अभिक्रिया है। नाइन्थ है हमारा निम्नलिखित यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा CHI3 देता है। उसके बाद में 10वां है आग बुझाने के लिए पायरीन का उपयोग निम्न में से किसी एक के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा CCl4। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां निम्न में से कौन सा यौगिक फिनॉल के नाम से जाना जाता है, तो इसमें से कौन सा जाना जाता है हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा CCl2F2। उसके बाद में अगला हमारा 12वां, तो 12वां हमारा एथिल आयोडाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होगा, तो इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसमें हमारा एथिलीन प्राप्त होगा। 13वां हमारा CH2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर बनता है, तो गर्म करने पर इसका क्या बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा CHI3 बनता है। उसके बाद में अगला है हमारा 14वां निम्न में से कौन सा रासायनिक सूत्र क्लोरोप्रीकिन का है, तो इसमें से किसका है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा CnO2Cl3। 15 हमारा CH3I CH3Br तथा CH3Cl अणुओं की ध्रुवणता का क्रम है, तो इसका क्रम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3Cl ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CHI। नेक्स्ट हमारा एल्किल हैलाइडो की क्रियाशील का सही क्रम होगा, तो इसका सही क्रम हमारा क्या होगा, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से बड़ा आयोडाइड। 17वां हमारा आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो गर्म करने पर क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। उसके बाद में लास्ट है हमारा रेसिक विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो ये किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा टॉल्यून। अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा क्लोरोफॉर्म का खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है, तो उसका हमारा सूत्र क्या है, COCl2। उसके बाद में दूसरा हमारा एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है, तो क्या है CnH2n+1। तीसरा है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस बनाता है, तो ये क्या बनाता है, फैलन आइसोसाइनाइड बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा BSC का एक कीटनाशी है जिसका व्यापारिक नाम है, तो क्या है, तो ये लिगेंड है जिसको हम गैमेक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्लोरीटोन उच्च कोटि का है, तो ये क्या है, एक निद्रा ऑक्सी औषधि है। उसके बाद में छठवां SN1 अभिक्रिया पद में होती है, तो कितने में होती है, 2। सातवां हेलो एरिन में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः होती हैं, तो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्नेही। आठवां है प्रशीतक फ्रियोन का सूत्र है, तो ये क्या है, CCl2F2। उसके बाद में नेक्स्ट है उचित संबंध जोड़िए। पहला है क्लोरोप्रीकिन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा युद्ध में विषैली गैस के रूप में। दूसरा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, गैमेक्सिन। तीसरा हमारा डाइक्लोरो और डाइफ्लोरोमेथेन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फ्रियोन। चौथा हमारा क्लोरीटोन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, निद्राकारी होता है। पांचवा हमारा कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉस्जीन गैस। छठवां हमारा बेस्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक। और सातवां है टेट्राक्लोरोमेथेन, तो इसका पहला वाला हो जाएगा, और ये क्या है हमारा, पायरीन। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है बेंजीन का मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlC3 की उपस्थिति में क्रिया करने पर टॉल्यून बनता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट का, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। दूसरा है एल्डिल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में अविलेय है, तो ये हमारा क्या, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने के कारण जल में अविलेय है। नेक्स्ट हमारा एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर बनता है, तो ये क्या बनता है, एल्केन बनता है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है बेंजीन डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत अम्ल के साथ गर्म करने पर हेलोएरिन बनता है। इस अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो इसका क्या नाम है, सेंडमेयर अभिक्रिया।
पांचवा हमारा आयोडोबेंजीन कॉपर चूर्ण के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा छठवां, बेंजीन को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर बनता है, तो क्या बनता है, BHC। सातवां, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नाम लिखिए, तो क्या है, रेसिंग विधि। आठवां, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होने वाली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि का नाम लिखिए, तो ये कौन सी है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, तो अगला है इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर सातवां, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। और इसका फर्स्ट है, सोडियम एल्कोहल की सुगमता में से विलय हो जाता है क्योंकि, तो ये क्या हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा एल्कोहल उभयधर्मी है। उसके बाद में दूसरा है, निम्नलिखित 4 यौगिक में से सर्वाधिक अम्लीय है, तो इनमें से सर्वाधिक अम्लीय हमारा कौन सा है, पी नाइट्रोफिनॉल है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रीमर-टीमर अभिक्रिया है। चौथा है हमारा, प्रोपेनॉल 2 को प्रोपेनॉन में परिवर्तित करने वाला सर्वाधिक प्रभावी अभिकर्मक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्या है, Cu/300 डिग्री सेल्सियस। पांचवा हमारा, कार्बोलिक अम्ल है, तो कार्बोलिक अम्ल हमारा क्या है, फिनॉल है। छठवां, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन के तेल के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन सा जाना जाता है, शैलाल जाना जाता है। उसके बाद में सातवां है, ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ तीव्रतम होती है, तो ये किसके साथ तीव्रतम होती है, CH3COH। आठवां, कम ताप पर CH2 में फिनॉल Br2 के साथ क्रिया करके देता है, तो इसमें क्रिया करके हमारा कौन सा देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये हमारा एक ये और एक ये, मतलब जैसे हम लोग इसको फिनॉल के Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Br2 भी रहेगा, OH भी रहेगा बेंजीन में, और ये इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तत्व Al2O3 पर एथेनॉल के वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो इसमें से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, एथिल ईथर प्राप्त होता है। 10वां हमारा, कौन सा यौगिक एस्प्रिन है, तो इसमें से कौन सा यौगिक एस्प्रिन है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। 11वां, निम्न यौगिक थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक देता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फिनॉल। अगला है हमारा 12वां, बेकेलाइट बनता है जब फिनॉल निम्न के साथ संघनित होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, HCHO। 13वां हमारा, निषेचक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, C2H5O। 14वां हमारा, ल्यूकास अभिकर्मक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। उसके बाद में अगला है हमारा 15वां, निम्नलिखित द्वारा ईथर तथा एल्कोहलिक में विभेद कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, Na के साथ क्रिया करके। 16वां हमारा, शराब को विषैला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मेथिल अल्कोहल। 17वां, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण देता है, तो ये कैसा देता है, C6H5OH। 18वां, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो ये किसका किया जाता है, तो एल्कोहल का। 19 है हमारा, एल्कोहल जल में विलय होता है जिसका प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध। 20वां हमारा, एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो ये क्या बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म। अगला हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ईथर का सामान्य सूत्र है, तो जो हमारा ईथर है उसका सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+2। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा और साथ में इसके O आ जाता है, फिनॉल को कोल्वे सिम्ट अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक है, तो ये कौन सा है, सैलिसिलिक अम्ल। तीसरा हमारा, फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण करने पर देता है, तो ये हमारा क्या देता है, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद में चौथा, एल्कोहल I2 और क्षार के साथ क्रिया करके का पीला अवक्षेपण देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आइडोफॉर्म, CHI3। पांचवा हमारा, फिनॉल के Zn चूर्ण के साथ गर्म करने पर देता है, तो ये क्या देता है, बेंजीन। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, तो छठवां हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड को के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फिनॉल। सातवां हमारा, डाई एथिल ईथर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, निषेचक। आठवां, RX को NaOR के साथ गर्म करने पर ROR बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है, तो इसका क्या है, विलियमसन संश्लेषण।
9 है एल्कोहल है जबकि फिनॉल प्रकृति का होता है, तो एल्कोहल उदासीन है जबकि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। 10वां एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है, तो ये क्या बनता है? एल्कीन बनता है। 11वां एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से तथा प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या प्राप्त किया जाता है? एथिलीन और डाइएथिल ईथर। 12वां है हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट परसेंट अल्कोहल तथा जल का मिश्रण होता है, तो कितना होता है? 95.5% तथा जल कितना होता है? 4.5% होता है। तीसरा हमारा उचित संबंध जोड़िए। पहला हमारा प्राथमिक अमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? अल्कोहल और N2। दूसरा हमारा फिनॉल की Br2 जल से क्रिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा 2,4,6 डाइब्रोमोफिनॉल। तीसरा हमारा सोडियम एल्का ऑक्सलिक की एल्कलिक हैलाइड की क्रिया, तो इसका हमारा क्या आएगा? ईथर। चौथा है फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा प्रेकिक अम्ल। उसके बाद में अगला है 1 डिग्री एल्कोहल की अम्लीय K2Cr2O7 से क्रिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। छठवां स्टार्च को डाइस्टेज एंजाइम्स परिवर्तन करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ये हो जाएगा मोल्टोज। सातवां एस्प्रिन, तो ये किसको जाकर के मैच करेगा? तो ये हमारा करेगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। आठवां हमारा स्पिरिट ऑफ वाइन, तो ये हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल है। उसके बाद में 9th हमारा बेंजीन डाइजोनियम के लवण को जलीय विलयन में उबालने पर होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? फिनॉल। और 10वां हमारा फिनॉल HCOOH से क्रिया करके, तो ये क्रिया करके क्या बनाता है? बैकेलाइट बनाता है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका हमारा पहला है डाइएथिल ईथर Na से क्रिया नहीं करता, क्यों? तो ये क्यों नहीं करता? क्योंकि अम्लीय H+ परमाणु नहीं है। दूसरा, ईथर में लगी आग जल द्वारा नहीं बुझाई जा सकती, क्यों? क्योंकि जल से हल्का और अविलेय होता है। तीसरा, ईथर को जलाने पर बनता है, तो ईथर को जलाने पर हमारा क्या बनता है? CO2 और H2O बनता है। चौथा हमारा मोल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करने वाले एंजाइम का नाम लिखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्टेज। पांचवा हमारा सल्फ्यूरिक ईथर को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइएथिल ईथर। छठवां, ईथर की HI के साथ अभिक्रिया का उपयोग करके किसके निर्धारण में होता है? तो किसमें होता है? एल्कोजी यानी जीसल। उसके बाद में सातवां हमारा CH2 की उपस्थिति में Br2 फिनॉल से क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है? ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल। उसके बाद में आठवां हमारा विक्टर मेयर विधि में 1 डिग्री एल्कोहल क्षार के साथ कौन सा रंग देता है? तो कौन सा देता है? लाल। उसके बाद में 9th है फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में बनता है, तो क्या बनता है? फिनोफ्थिलीन। 10वां हमारा किण्वन अभिक्रिया में कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कौन सी होती है? CO2। 11वां उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडो फॉर्म के परीक्षण देता है, तो कौन सा होता है? C2H5OH यानी एथेनॉल। 12वां क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर सैलिसिलहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? राइमर-टीमर अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां चैप्टर और 8वां हमारा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुन करके आंसर दीजिए, जिसमें पहला है कीटोन के साइनोहाइड्रिन को बनना एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो यह न्यूक्लियोफिलिक योग्यता का। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड सांद्र क्षार विलयन के साथ कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड। तीसरा है एल्डिहाइड और कीटोन में निम्न में से किस पदार्थ से क्रिया करके ऑक्सीजन बनाते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा NH2OH। चौथा हमारा पैरोमैटिक एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके देता है, तो ये क्रिया करके क्या देता है? सिफ बेस। पांचवा हमारा क्षारीय माध्यम में एसिटाल्डिहाइड जो अभिक्रिया करता है वह है, तो वह हमारा क्या है? तो इसका आंसर आएगा एल्डोल संघनन। छठवां है निम्नलिखित में से कौन सा I2 तथा NaOH के साथ पीला अवक्षेपण नहीं देता? तो कौन सा नहीं देता? तो इसका आंसर हो जाएगा HCHO। सातवां हमारा Cl3CCH2CHO सूत्र वाले यौगिक का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा हमारा? 3,3-ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉल। उसके बाद में आठवां हमारा
फेलिंग विलयन की एथेनॉल से प्रतिक्रिया स्वरूप निम्नलिखित अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 8वें का, तो ये हो जाएगा हमारा Cu2O। 9th है, किसकी उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा Zn या फिर Hg एवं HCl। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक HgCl2 के साथ सफेद अवक्षेप उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा HCOOH या HCOOH। उसके बाद में अगला हमारा 11वां फॉर्मिक अम्ल है। तो इसमें से इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्या है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का अपचयन करता है। नेक्स्ट हमारा 12वां अम्ल की प्रबलता का सही क्रम है। तो इसमें से अम्ल की प्रबलता का सही क्रम क्या है, तो इसका है हमारा CaCl2COOH ज्यादा अम्लीय है CH2Cl COOH से, और ये भी ज्यादा अम्लीय हमारा CH3COOH से। नेक्स्ट हमारा 13वां, तो ये है बेंजल्डिहाइड को अल्कोहलिक KCN के साथ गर्म करने पर देता है। तो ये गर्म करने पर क्या देता है बेंजाइन देता है। नेक्स्ट हमारा 14, निम्नलिखित में से कौन सा अमोनियामय AgNO3 के साथ रजत दर्पण नहीं देता। तो इसमें से कौन सा नहीं देता CH3COOH। 15, वह अभिकर्मक यौगिक जो एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाए। नेक्स्ट हमारा 16वां, मैथिल कीटोन की पहचान की जाती है। तो ये क्या की जाती है आयोडोफॉर्म परीक्षण से। 17 हमारा एल्डिहाइड तथा कीटोन का विभेद किस अभिकर्मक द्वारा होता है। तो किस अभिकर्मक द्वारा होता है, तो ये होता है हमारा फेलिंग विलयन द्वारा। नेक्स्ट 18, कौन सा यौगिक केनिंजारो अभिक्रिया देगा। तो इनमें से कौन सा यौगिक देगा, तो इसका आएगा बेंजिल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा 19, टोलेन अभिकर्मक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का। 20वां हमारा फॉर्मेल्डिहाइड की KOH की क्रिया से मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा केनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट है, इसके बाद में हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें पहला है हमारा रिक्त स्थान में पोटेशियम एसीटेट की विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो इससे क्या प्राप्त होता है एथेन प्राप्त होता है। दूसरा है जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। तीसरा है हमारा बेकेलाइट फिनॉल और का बहुलक है। तो ये और किसका बहुलक है SCHO का। चौथा है उसके बाद में हमारा बेंजिल हाइड को भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कड़वे बादाम का तेल। पांचवा हमारा कीटोन टोलेन अभिकर्मक को नहीं कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या नहीं कहते अपचयित नहीं कहते। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां फॉर्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेलिन। सातवां हमारा एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ अवक्षेप देता है। तो ये कैसा देता है लाल। आठवां एसिटिक अम्ल को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर बनता है। तो क्या बनता है एसिटिक एनहाइड्रेट्स। 9th हमारा पैरा एल्डिहाइड का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो कौन सी निद्राकारी। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो ये रोजेन मुंड का उपचयन में BaSO4 PD के लिए का कार्य करता है और एल्डिहाइड को में अपचयन होने से रोकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा विष और एल्कोहल। 11वां हमारा क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टाइलून का बेंजिल हाइड में ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है एटार्ड अभिक्रिया। उसके बाद में 12वां अम्ल क्लोराइड को PDBaSO4 द्वारा अपचयन करने पर यौगिक बनता है। तो ये कैसा बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड। 13वां अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की तनु NaOH के साथ क्रिया से बनता है। तो ये क्या बनता है एल्डोल। 14 है कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आश्वन से प्राप्त होता है। तो क्या होता है एसीटोन। तीसरा हमारा उचित संबंध जोड़िए। पहला हमारा सोडियम बेंजोएट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का तो हो जाएगा परिरक्षण। दूसरा हमारा SCHONOH। तो इसका हो जाएगा हमारा मैथिल एल्कोहल। तीसरा RCOOH प्लस NH3। तो इसका हो जाएगा हमारा स्मिट अभिक्रिया। चौथा हमारा बेंजीन में CHO और प्लस एल्कोहलिक KCN। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा बेंजाइन हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा HCOOH अमोनियम और AgNO3 के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा ये काला अवक्षेपण। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड। तो इसी में हमारा टोलेन अभिकर्मक। तो टोलेन अभिकर्मक का हमारा क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा अमोनिया, अमोनिया में AgNO3। ZnHgHCl का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्लीमेंसन अपचयन। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन का हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मृत जीव जंतुओं के परीक्षण में। चौथा हमारा क्लोरीटॉन, तो क्लोरीटॉन का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिप्नोटिक औषधि। पांचवा हमारा एल्डोनॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट मैच द कॉलम, तो ये हमारा रोजनमुंड अभिक्रिया, तो ये जाकर के हमारा किसको मिलेगा, एल्डिहाइड्स को। नेक्स्ट है केनिंजारो अभिक्रिया, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, अम्ल का सोडियम लवण प्लस अल्कोहल। नेक्स्ट हमारा इटार्ड अभिक्रिया, तो ये क्या है हमारा बेंजिल डिहाइड। नेक्स्ट है पायरोलिग्नेंस अम्ल, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा पार्कन अभिक्रिया, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सिनेमिक अम्ल। उसके बाद में अगला एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर चुनिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला हमारा शिफ्ट अभिकर्मक बेंजिल हाइड्राइड के साथ कौन सा रंग देता है, तो ये कौन सा रंग देता है, गुलाबी। उसके बाद में दूसरा हमारा ग्लेसियस एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ, तो इसका क्या है, एथेनोइक अम्ल। तीसरा हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से संकुलित क्षारीय कॉपर सल्फेट का विलयन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, फेलिंग विलयन। चौथा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्रीय द्विलक के रूप में क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण। पांचवा हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलिक की उपस्थिति में एसिटिक हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो कौन सा होता है, असंतृप्त एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां हमारा बेंजिल हाइड्राइड से CkCN मिलाकर संघनन की क्रिया का नाम लिखिए, तो इसका क्या होता है, बेंजाइन संघनन। सातवां हमारा फॉर्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आठवां उस अभिकर्मक का नाम बताइए जो बिना अल्कोहल के प्रयोग से अम्ल को एस्टर में परिवर्तित कर देता है, तो कौन सा है, CH2N2। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट 9 चैप्टर है हमारा नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक यानी अमीन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। फर्स्ट है कम तापमान पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रो अमीन देने वाले यौगिक हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डाइमेथिल अमीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा CH3 का होल्ड वाइस NH। तीसरा अभिक्रिया C6H5CHO प्लस C6H5NH2 गिव्स C6H5N CH6H5 प्लस H2O में C6H5N CH6H5 कहलाता है, तो इसमें ये हमारा क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा शिफ्ट बेस। आठवां हमारा नाइट्रोबेंजीन निम्न में से किसके द्वारा N फेनिल हाइड्रोक्सिलिन अमीन देता है, तो किसके द्वारा देता है, ZnNaOH। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है कार्बो अमीन अभिक्रिया अल्कोहल KOH को इनके मिश्रण के साथ गर्म करके की जाती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पांचवे का, तो आएगा ट्राई हेलोजनीकरण मेथेन तथा एक प्राथमिक अमीन के। नेक्स्ट है छठवां, सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी, तो इसमें कौन सी गैस थी रिसने वाली, CH3 और NaC। नेक्स्ट है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक है, तो इसका मुख्य उत्पादक क्या है, एल्किल आइसो थायोसाइनेट। आठवां हमारा एक नाइट्रोजनक युक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म बाय अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंध युक्त वाष्प देता है, यह यौगिक हो सकता है, तो यह यौगिक क्या हो सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एनिलीन हो सकता है। अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ हमारा एथिल अमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो ये क्या बनाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। दसवां मीरबेन का तेल है, तो मीरबेन का तेल हमारा क्या है, तो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। 11वां है हमारा इसके बाद में एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, किससे करते हैं, तो वाष्प आसवन से। 12वां हमारा जो एनिलीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करेगा वह है, तो वह हमारा कौन सा है, तो वह हमारा CH3 का होल्ड वाइज N। 13वां हमारा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो ये क्या देता है, 1 डिग्री अमीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 14, तो 14 है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 14 का,
तो ये हो जाएगा फिनॉल। 15 हमारा एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl में अभिकृत करने पर देती है, तो अभिकृत करने पर क्या देती है, C6H5N2Cl। 16 हमारा C6H5N2Cl CuCl और HCl की प्रेजेंस में C6H5Cl अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है, शंडमेयर अभिक्रिया है। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा कार्बिल अमीन परीक्षण केवल अमीन देता है, तो ये केवल कैसा अमीन देता है, प्राथमिक अमीन देता है। दूसरा हमारा धातु संक्रमण धातु आयनों के साथ अमीन उपसंयोजी स्थापित कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, संकुल आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, अपचयन द्वारा साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड बनाते हैं, तो अपचयन द्वारा साइनाइड प्राथमिक अमीन और तथा आइसोसाइनाइड द्वितीय अमीन बनाते हैं। चौथा है बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है। पांचवा है सभी एलिफैटिक अमीन अमोनिया से अधिक प्रकृति होते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। छठवां 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, तो ये एल्केन बनाते हैं। सातवां C6H5COOH प्लस C6H5NH2 प्लस N2CO2, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे इसका, तो NH N3H। आठवां हमारा टाइनाइट्रोटोल्यून एक पदार्थ है, तो ये हमारा कैसा पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, तो 9वां है हमारा एथिल अमीन या मैथिल अमीन अमोनिया से क्षारीय है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अधिक क्षारीय है। 10वां हमारा एरोमेटिक अमीन जल में होता है, तो जल में कैसा होता है, अविलेय होता है। 11वां NaOH की उपस्थिति में अमीन का बेंजाइलीकरण किया जाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, शॉर्टन वॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। 12वां नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके 1 डिग्री अमीन एल्कोहल 2 डिग्री अमीन बनाते हैं, तो ये कौन बनाते हैं, नाइट्रोसेमीन। 13वां हमारा 2 डिग्री अमीन का नाइट्रस अम्ल से क्रिया को प्रदर्शित करती है, तो कौन करती है, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। 14वां है एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर के कारण होती है, तो ये किसके कारण होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। 15 है प्राथमिक अमीन को वाक के साथ गर्म करने पर एल्किलिक आइसोसाइनाइड्स देता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 का क्लोरोफॉर्म कास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10वां जैवअणु यानी बायोमोलिक्यूल्स, तो इसका पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है, तो इनमें से हमारा कौन सा O2 अभिगमन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। उसके बाद में दूसरा हमारा मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, तो ये हमारा इसका कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लाइकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तीसरा हमारा शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशीय घूर्णन में कुछ समय बाद परिवर्तन होना कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये इन्वर्सन कहलाता है। चौथा है बहुधा प्रायोजिक डाइसैकेराइड अणु का सूत्र है, तो इसका सूत्र हमारा क्या है, C12H22O11। पांचवा हमारा राइबोज के संबंध में निम्न कथन असत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं। उसके बाद में छठवां हमारा हीमोग्लोबिन में कितना उप इकाइयां उपस्थित होती हैं, तो कितनी होती हैं, तो 4। सातवां मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान है, तो कौन सी अधिकतम विद्यमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। आठवां रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा बेनेडिक्ट विलियन। उसके बाद में अगला है हमारा 9 सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ATP। 10वां कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, तो इनमें से कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, साबुन। 11वां RNA में नहीं पाया जाता, तो RNA में क्या नहीं पाया जाता, थाइमिन नहीं पाया जाता। अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें पहला है हमारा ग्लूकोज के ऑक्सीजन में ATP के अणु उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 38 ATP के अणु उत्पन्न होते हैं। दूसरा हमारा जीवों में जटिल अणुओं को टूटना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, कैटावेल्जिस। नेक्स्ट है तीसरा हाइपरग्लाइसेमिया में रक्त में की मात्रा पाई जाती है, तो किसकी, शर्करा की मात्रा पाई जाती है। चौथा है उसके बाद में हमारा विकृति प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो किसकी को नहीं करता, प्राथमिक संरचना को। पांचवा प्रोटीन का बहुलक, तो क्या होता है, अमीनो अम्ल। छठवां प्रोटीन की मौलिक इकाई है, तो अमीनो अम्ल। सातवां है हमारा DNA में नहीं पाया जाता, तो यूरेसिल। आठवां हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है, तो संकुल।
9th है जंतु एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा कहलाता है तो लिपिड। 10वां आयोडीन की कमी से रोग होता है तो घेंगा। उसके बाद में नेक्स्ट है उचित संबंध बनाइए। पहला है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का हमारा क्या हो जाएगा C6H12O6। दूसरा अमीनो एसिड, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा पेप्टाइड बंध। तीसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा मोनोसैकेराइड। चौथा है रक्त का थक्का, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा फाइब्रोनोजेन। पांचवा हमारा फ्रक्टोज, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा फ्यूरेनोज बलय। छठवां है बालों का झड़ना, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा बायोटीन। उसके बाद में अगला एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और इसका पहला हमारा अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है पेप्टाइड बंध। दूसरा मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं तो 10। तीसरा आरएनए अणु में थाइमीन के स्थान पर कौन सा प्रामिडियडीन होता है तो यूरेसिल। चौथा ग्लूकोज में पाइरेनोज बलय होता है, जबकि फ्रक्टोज में तो इसके क्या आएगा फ्यूरेनोज बलय। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयां आपस में एक दूसरे से किस बंध से द्वारा जुड़ी होती हैं तो किससे जुड़ी होती हैं ग्लाइकोसाइडिक। छठवां है रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है फाइब्रोनोजेन। सातवां बाल ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए तो कौन सा होता है कैरोटीन। ये हमारे 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे। आपको इनको बार बार सुनना है ताकि ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। आपको हमारे बलास्ट कोचिंग क्लासेस वाले इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्लेलिस्ट में जाकर के 12th क्लास की क्वेश्चन बैंक, 12th क्लास की परीक्षा बोर्ड और 12th क्लास का IMP क्वेश्चनों की सीरीज जरूर देख लेनी है ताकि ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके सही हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।